कहानी। दादी बोली, मैं कुछ नहीं देखूंगी, बस आराम से बैठकर कम काम चोरी वाले पे नजर रखूंगी। ये सुनकर सब हंसने लगे। तभी सुमेध बोला, रागिनी तुम सारे मेहमान को देख लेना। रागिनी थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर किचन की तरफ चली गई। तभी सबको ये एहसास हुआ कि उन्होंने सिया को कोई काम ही नहीं दिया था। फिर सारे लोग वहां से उठकर अपना खाना पीना खत्म करने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए और सबने 2 दिन की छुट्टी ले ली ताकि सारा काम कर सके। अगले दिन सुबह सिया और सुमेध रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि घर पर शोरगुल हो रहा है। उधर से पूजा ने सुमेध का बैग हाथों से ले लिया और फिर बोली, हम लोगों ने छुट्टी ली है तो आप काम पर कैसे जा सकते हो? मैंने बोल दिया है फोन करके कि आपकी 4 दिन की छुट्टी है। ये बोलकर पूजा सुमेध का बैग लेकर चली गई। सुमेध मास्टर जी के पास बैठा और बोला, पापा मैं घर पे कैसे बैठ सकता हूँ? मुझे वहाँ बहुत से काम होते हैं। मास्टर जी, कोई बात नहीं बेटा, जीवन में कुछ दिन अपने लिए भी होता है। शायद याद है पिछले 10 सालों में तूने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, अब ले ले। सुमेध मास्टर जी को कुछ नहीं बोल पाया और वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। सिया उसके पीछे कमरे की तरफ गई और वो कमरे की साफ सफाई करने लग गई। सुमेध ने उसकी तरफ देखा और उसको बुलाया। वो धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए सुमेध के पास गई। सुमेध, क्या कर रही हो तुम? सिया, वो साफ कर रही थी। सुमेध, सिया, इस कमरे की सफाई हो गई है। अगर तुम्हें इतना ही साफ करने का मन कर रहा है तो बाहर जाकर करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब तुम्हें मान करने को बोली थी है। चलो बताओ, माँ ने क्या कहा है तुम्हें? सिया, कुछ भी नहीं कहा है माँ ने। ये सुनकर सुमेध नाराज हो जाता है और बोलता है, हटो, मैं खुद पूछ लेता हूँ माँ से। सिया, नहीं नहीं, माँ ने कहा था कि अपने पतियों पर नजर रखनी चाहिए। सुमेध सिया की तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोला, देखो सिया, मेरा दिमाग मत खराब करो तुम, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। और ये क्या पति पति लगा रखा है? नहीं हूं मैं तुम्हारा पति, समझी तुम? और एक बात, ये माँ की बातों में ज्यादा मत आया करो तुम। सिया को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी और सिया यही अपना सिर नीचे किए खड़ी रही। फिर सुमेध उसकी तरफ देख कर बोला, ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है तुम्हें कि मुझे अकेले रहने की आदत है, लेकिन मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा है और उस हक से तुम्हें इस कमरे में रहने को दिया है, न कि मेरी पत्नी बनकर। समझ गई? सिया ने नजरों को बिना ऊपर किए ही जवाब दिया, जी सुमेध जी, अब जाओ यहाँ से। सिया चुपचाप वहां से बाहर चली आई और उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। उसे छिपाने के लिए वो बाहर बगीचे की तरफ चली गई। वहीं बैठकर वो सोचने लगी कि सुमेध सही बोल रहे हैं। आखिर उनको हमारी वजह से ये परेशानी हो रही है। कुछ समय बाद सिया वापस घर गई। उसने देखा कि सब अपने अपने काम को बड़े चाव के साथ कर रहे हैं। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ी तो वहां सुमेध खड़ा होकर किसी से फोन पर बातें कर रहा था। सिया उसे देखते देखते खो गई। वो सोचने लगी कि इस इंसान की बात उसे इतना परेशान क्यों करती है, जबकि उसने खुद दोस्ती के लिए हाँ बोला था। फिर कुछ समय सुमेध अपना फोन रख देता है और सिया के पास आता है और उसके सामने आने के बाद वो सिया से बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सिया भुजबुसाते हुए बोली, नहीं नहीं, तो हम आपको नहीं देख रहे थे, हम तो सामने छिपकली को देख रहे थे। कहीं आपके ऊपर गिर जाती तो? सुमेध को कुछ समझ नहीं आया और दूसरी बार कुछ पूछने वाला था। सिया को पता चला गया था कि सुमेध कुछ और पूछने वाला है, इसलिए वो वहां से झट से भाग गया। सुमेध, सिया रुको। लेकिन सिया किचन की तरफ दौड़ कर चली गई। सुमेध, अजीब लड़की है। रोशन, भैया मैंने सब कर लिया अपना काम और रागनी ने भी कर लिया है। सुमेध, तो मुझे क्यों बता रहे हो? ठीक है, जो भी है देखो तुम लोग। ये कहने के बाद सुमेध वहां से चला गया।
2 दिन बाद आज शाम को पार्टी है मास्टर जी। सारे लोग सुनो, शाम को कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, समझे? सुनीता, आप चुप रहिए। आज सब अच्छा ही होगा। मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे और बहू के लिए। रोशन, हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब भैया की जिंदगी में उन्हें संभालने वाली कोई आ गई है। जय, हाँ, सही बोला भाई। सुमेध और सिया भी अपने कमरे से बाहर आए और सबके साथ बैठकर बातें करने लगे। देखते देखते शाम हो गई। सब तैयार होकर पार्टी में आ गए थे। फिर कुछ समय बाद पार्टी में सुमेध और सिया भी आए और सबकी आंखें सिया पर जाकर रुक गईं। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। सुमेध के जितने दोस्त थे वो सुमेध के पास आए और बोले, भाई भाभी तो बहुत सुंदर है। सुमेध मुस्कुराया और बोला, हाँ पता है। फिर रागनी और सोनम के माता पिता भी आए थे, जो सिया के पास आकर उसको आशीर्वाद और प्यार के साथ साथ उसकी खूबसूरती का भी गुणगान कर रहे थे। कुछ समय बाद वहां पर सिया के चाचा और चाची और उनके साथ उनकी बेटी और बेटा भी आए थे। सब उन लोगों को देखकर ये सोचने लगे कि पता नहीं ये कौन है, क्योंकि वो बहुत बुरे और अजीब से कपड़े पहनकर आए थे। सिया उनके पास गई और चाचा जी का हाथ पकड़कर बोली, चाचा जी, क्या हुआ? आप लोग की हालत इतनी बुरी कैसे हो गई? तो उसके चाचा और चाची दोनों उसके कदमों में बैठकर रोने लगे और उससे माफी मांगने लगे। सारी बातें फिर पार्टी में आए मेहमान के सामने आ गई। सबको पता चल गया कि सिया एक गरीब घर की लड़की है और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। सिया ने अपने चाचा चाची को माफ कर दिया, लेकिन अब उसे वहां के लोगों की नजर अच्छी नहीं लग रही थी। सब उसकी तरफ देख रहे थे और सिया को ऐसा लगने लगा था कि वो उस पार्टी में शामिल होने के लायक ही नहीं है। सिया वहां से अपने कमरे में चली जाती है और साथ में वो अपने चाचा और चाची को भी वहां से ले जाती है। कुछ समय बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सब हाल में बैठते हैं। तभी कुछ समय बाद वहां सिया आती है और साथ में अपना बैग भी लाती है। सुनीता, सिया, ये बैग तुम कहाँ जा रही हो? सिया, माँ, मैं इस परिवार के लायक नहीं हूँ, खासकर सुमेध जी की लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपने चाचा और चाची के साथ वापस अपनी जिंदगी जीने जा रही हूँ। सुनीता, लेकिन ये कहने के बाद सुनीता रोने लगती है और मास्टर जी की तरफ देखकर बोलती है, आप ही रोकिए ना इसको। लेकिन मास्टर जी उसे नहीं रोकते हैं और सिया अपना सामान लेकर गांव के लिए निकल जाती है। सुमेध का परिवार सिया को रोक नहीं पाता है और सुमेध चुपचाप वहां खड़ा रहता है और सोचता है कि सिया के लिए यही सही है। करीब 1 महीना बीत जाता है और सुमेध और उसके हॉस्पिटल के साथी सिया के गांव में अपना शिविर लगाते हैं, जिसमें वो लोगों को बिना शुल्क के जांच करते हैं। सिया के गांव में एक ब्लॉक था, वहीं पे सुमेध का शिविर लगाया गया था। वहां सुमेध की नजर सिया पे गई, जो वहां झाड़ू लगा रही थी। सुमेध को समझ नहीं आया कि सिया वहां कैसे और ये क्या कर रही है, तो वो सिया के पास गया। सिया सुमेध को सामने देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन दूसरे पल उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई और वो वहां से भागने लगी। तभी सुमेध ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, सिया, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? और तुम अपने चाचा चाची के साथ गई थी ना, तो ये क्या सब है? फिर सिया ने बताया, जैसे ही चाचा चाची हमें यहाँ लेकर आए तो हमने देखा कि उनकी हालत अच्छी ही है, वो बस ड्रामा कर रहे थे वहां पर। बाद में चाचा जी ने बताया कि चाची को किसी ने ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। सुमित कुछ समय तक वहां चुप होकर खड़ा रहा। दोनों के बीच सिर्फ चुप्पी थी। बहुत समय होने के बाद सुमेर ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। सिया, नहीं, हम नहीं जाना चाहते हैं। और किस मुंह से हम वहां जाएंगे? सुमेर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। सिया बस उसे कहते रह गई, लेकिन सुमेर सिया की एक भी नहीं सुन रहा था। कुछ समय बाद सुमेर सिया को लेकर घर गया। सब सिया को देखकर खुश हो गए, लेकिन सुनीता ने सिया को वहीं रोक दिया। सुनीता, ये मेरा घर है, कोई आश्रम नहीं है कि जब चाहो आ जाओ और जब चाहे चले जाओ। ये सुनकर सिया वहीं रुक गई और उदास हो गई। सुमेर उसकी उदास देखकर माँ को मनाने लगा।
सुमेध, माँ सिया का कोई नहीं है हमारे अलावा, वो कहाँ जाएगी? प्लीज उससे बात करो। माँ, वो आपकी सिया है। सुनीता, नहीं, जाओ तुम अपनी पत्नी को लेकर रहो, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये लड़की इस घर में नहीं आएगी। फिर सुमेध ने सुनीता को सब बताया कि सिया के साथ ये चाल चली गई थी। फिर सुनीता ने भी सिया को माफ किया और कहा, ये आखिरी बार है, मैं तुम्हें बोल देती हूँ कि ये घर तुम्हारा है और अब तुम इस घर से नहीं जाओगी, बस समझ गई? सिया फिर थोड़ा मुस्कुराई और अंदर आ गई। फिर उसको सोनम और पूजा ने भी वेलकम किया और रागनी भी मुस्कुराई। फिर सब लोग हॉल में बैठे और वहां पर बातचीत करने लगे कि किसने आखिर उन लोगों को यहाँ बुलाया होगा। सिया बोली, पता नहीं, ये चाचा जी ने नहीं बताया। उतने में रोशन बोल पड़ा, और किसने बुलाया होगा? जो सारे मेहमान को इनवाइट कर रही थी, उसी ने बुलाया होगा। ये सुनते ही सब रागनी की तरफ देखने लगे, क्योंकि मेहमान को बुलाने की जिम्मेदारी रागनी की थी। फिर रागनी ने कहा, नहीं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया था। रोशन, आप ये क्या बोल रहे हो? रोशन गुस्से में वहां से उठा और रागनी के सामने खड़े होकर बोला, और कौन बुलाइए? तुम ही बताओ, और किसे सिया भाभी की बेइज्जती करके खुशी मिलेगी? एक तुम ही हो जो सिया के आने से खुश नहीं हो, और आज तक तुम भैया को भूल नहीं पाई, क्योंकि तुम्हारी शादी एक डॉक्टर के बजाय एक मामूली नौकरी करने वाले से हो गई है। आज तक तुम और ना मैं इस शादी से खुश हैं। रागिनी ये सुनकर रोने लगी और रोशन का हाथ पकड़कर बोलने लगी, मैंने नहीं किया है, यकीन कीजिए। माना कि हमारे बीच आज तक वैसा रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि आपकी मामूली नौकरी है। सुनीता ये सब सुनकर अपनी होश में नहीं थी। वो मास्टर जी को पकड़कर रोने लगी और बोली, मैं एक बेटे के लिए परेशान थी, लेकिन यहाँ ये कितने दिनों से घुट घुट कर जी रहा है और किसी को बताया तक नहीं। रागनी, सुमेध, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं बुलाया था तुम्हारे चाचा चाची को। पूजा, सोनम, जय, कोई तो यकीन करो मेरा। रोशन फिर वहां से रागनी की तरफ गया और उसका हाथ थाम कर बोला, मैं यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ? पहले भी यकीन करना चाहता था, लेकिन तुमने कभी मेरी यकीन की कदर ही नहीं की। आज तुम आजाद हो इस रिश्ते से, तुम जा सकती हो। रागनी रोते हुए मास्टर जी के पैरों पर बैठ गई और बोली, पापा, मैं नाराज रहती थी सिया से, लेकिन मैंने उस फंक्शन वाले दिन ही ये मान लिया था कि वो इस घर की सदस्य है। मैं नहीं कर सकती ऐसा सिया के साथ। पापा, मैं रोशन के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सोच चुकी थी। मैंने नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। सब बहुत दुखी हो गए थे। फिर मास्टर जी ने रागनी को नीचे से उठाया और अपने पास बैठने को कहा और सबको वहां बैठ जाने को कहा। फिर वो सिया को बोली, सिया, तुम अब रागनी को सजा दो या माफ करो, ये तुम्हारे ऊपर है। वो, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि रागनी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। रागनी मास्टर जी की ये बात पर बहुत खुश हुई। फिर सिया ने कहा, रागनी दी, माना कि आप हमें पसंद नहीं करती हैं और आपकी सुमेर जी से शादी होने वाली थी, लेकिन रोशन भैया इन्होंने कभी भी सुमेर जी से रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की और हमेशा आपके साथ बने रिश्ते का सम्मान किया है। इन्हें माफ कर दीजिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। सुमेर, हाँ। रोशन और रागनी, बाकी की चीजें तुम दोनों अपने कमरे में जाकर करो। बाकी किसने क्या किया था ये मैं देख लूंगा। फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। सुमेर ने माँ के कंधे पर हाँ सर रखा और कहा, सब ठीक है माँ, कुछ नहीं हुआ है, तुम निश्चित रहो। फिर सुमेर ने माँ और पापा को भी कमरे में जाकर आराम करने को कहा। फिर सुमेर और सिया अपने कमरे में गए। वहां सिया ने देखा कि उसका अलमारी और उसके तरह का बेड बिल्कुल वैसा ही वैसा है। फिर सुमेर ने सिया से कहा, तुम आराम कर लो थोड़ा, फिर हम लोग शाम को कहीं बाहर घूमने जाएंगे। सिया, हम लोग? सुमेर, हाँ, हम लोग मतलब माँ, पापा, रोशन, रागी, जय, सोनम, पूजा और दादी और हम।
दोनों। सिया मुस्कुराई और बोली, हाँ ठीक है। फिर सुमेध एक पेन और पेपर लेकर बालकनी में चला गया। फिर सिया अपने सर पे चुटकी मारते हुए बोली, और हमने सोच लिया कि वो हमारे साथ अकेले जाएंगे। तब तक सुमेध वापस कमरे में आ गया और सिया चुप हो गई। सुमेध, कुछ कहा तुमने? सिया, नहीं। कुछ सुना आपने? सुमेध, नहीं। अगर सुना होता तो पूछता क्यों? मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, काम है। सिया, ठीक है। फिर सुमेध दरवाजे से मुस्कुराता हुआ निकला, क्योंकि उसने सिया की बात सुन ली थी और उसे ये सुनकर अच्छा भी लगा था। फिर शाम हुई और सारे लोग तैयार होकर हॉल में आ गए थे और दादी ने घर पे रहने का निर्णय लिया था। सुमेध भी बाहर से आ चुका था और सिया भी तैयार होकर हॉल में आ चुकी थी। सुमेध जब हॉल में आया तो उसने देखा सब एकदम चुपचाप खड़े हैं। फिर सुमेध बोला, जय, एक और कार तुम निकालो, एक मैं निकालता हूँ, और मेरे साथ माँ और पापा और पूजा बैठ जाएगी, और तुम्हारे साथ सोनम और रोशन रागनी। पूजा भैया, आप सिया को भूल गए क्या? आपने उसका नाम ही नहीं लिया। ये सुनकर सिया का मुंह उतर गया और वो अपना सर नीचे करके खड़ी हो गई। तभी सुमेध अपने शर्ट का स्लीव ठीक करते हुए बोला, सिया का नाम क्यों बोलूंगा? पूजा, मतलब सिया को आप नहीं ले जाओगे? सिया और ये सुनकर दुखी हो गई और मासूम सा चेहरा बनाकर सुमेध की तरफ देखने लगी। लेकिन सुमेध अपना स्लीव ठीक करने में लगा था और सिया के तरफ देख देख भी नहीं रहा था। फिर सुमेध ने कहा, नहीं नहीं, सिया का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि सिया तो मेरे साथ जाएगी ना। इसमें बोलना क्या है? ये सुनने के बाद पूजा जोर जोर से हंसने लगी और उसके साथ पूरे परिवार वाले भी हंसने लगे। सुमेध फिर पूजा और पूरे परिवार के तरफ देखने लगा कि क्या हो गया, क्यों हंस रहे हैं। तभी पूजा ने सिया के तरफ इशारा करते हुए कहा, मुंह देखिए इनका कैसा हो गया है ना, ले जाने वाली बात पे। फिर सुने सिया की तरफ देखा और सिया ने अपना चेहरा नीचे की तरफ कर लिया। फिर सुमे सिया को देखकर मुस्कुराया और सबको गाड़ी में बैठने को कहा और खुद ही बाहर चला गया। सबके जाने के बाद सुनीता सिया का हाथ पकड़कर बोली, जब पति अपने साथ ही तुम्हें भी जोड़ने लगे तो समझो तुम्हारी और उसकी गिनती एक हो जाए तो समझ जाना कि तुम दोनों अब एक हो। प्यार करता है तुमसे। ये कहने के बाद सुनीता वहां से बाहर चली गई। फिर सिया थोड़ा मुस्कुराई और वो भी बाहर की तरफ चली गई। सारे लोग गाड़ी में बैठ गए और फिर सब लोग वहीं एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए। वहीं पर सुमेध ने सारे कपल्स के लिए अलग अलग टेबल बुक करवाई थी और पूजा को अपने और सिया के साथ रखा था। सोनम और जय तो एक दूसरे के साथ बात करने में बहुत व्यस्त थे और माँ पापा भी बहुत खुश थे बाहर आकर, और बहुत दिनों बाद हर चीज को भूल कर दोनों साथ में अकेले खाना खा रहे थे। वहीं रोशन और रागनी के बीच कुछ बातें नहीं हो रही थी। वो दोनों सिर्फ खाना खा रहे थे और सुमेध सिया एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन अलग अलग वक्त पर पूजा को वहाँ एक दोस्त मिल गई और वो अपने दोस्त के पास जाने की जिद करने लगी तो मास्टर जी ने जाने की परमिशन दे दी। सुमेध, लेकिन पापा, मास्टर जी ने इशारे से कहा, कोई बात नहीं, जाने दो। फिर पूजा वहां से उठकर चली गई। अब टेबल पे सिर्फ सिया और सुमेध बच गए थे। फिर सुमेध ने सिया से पूछा, तुम्हें क्या खाना है बताओ, मैं वही मंगवाता हूँ। सिया अपना सर नीचे किए बैठी थी। वो सुमेध के सवालों का एक भी जवाब नहीं दे रही थी। सुमेध फिर बोला, सिया, ये रहा मेनू कार्ड, इसमें देख कर बताओ क्या खाना है। सिया, आप मंगवा लीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं है, इन सब जगह पर हम पहले नहीं आए हैं। फिर सुमेध ने खाना ऑर्डर किया। उसके बाद दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। दोनों चुपचाप बैठे थे। फिर कुछ समय बाद सुमेध बोला, सिया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिया ने ये सुनते ही नर्वस हो गई और उसके हाथों में जो पानी था वो उसके साड़ी पे गिर गया। सुमेध ने ये देखा और फिर बोला, क्या हुआ? और ये, अच्छा चलो रहने दो, मैं साफ करवा देता हूँ। फिर सुमेध ने अपना टेबल बदल लिया और अब वो
और सिया एक दूसरे के आमने सामने नहीं बल्कि एक ही तरफ दोनों बैठे थे। कुछ समय बाद खाना टेबल पर आ गया और दोनों खाना खाने लगे। उतने में वहां पर प्रियंका, जो सुमेध की मित्र थी, वो आ गई। प्रियंका, अरे सुमेध, यहाँ तुम? सुमेध ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। सुमेध, हाँ, वो फैमिली के साथ बाहर आया हूँ। प्रियंका, वाह, तुमने बताया नहीं सबको कि तुम्हें कल इंटरव्यू देने के लिए टॉप न्यूज चैनल से इनवाइट किया गया है। सुमेध, ओ मैं। इतने में प्रियंका ने वहां से एक ग्लास उठाया और एक चम्मच ली और वहां पर उसे बजा कर बोली, हमारे मित्र जिनको यहाँ का बेस्ट सर्जन कहा जाता है, उनका कल इंटरव्यू है, क्योंकि वो बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है। तो इसी खुशी में मेरी तरफ से हर एक की टेबल पे एक जाम हुई। सब लोग वहां पर बैठे तालियां बजाने लगे। फिर प्रियंका ने सिया का हाथ पकड़कर उसे उठाया और बोली, ये है सुमेध मिश्रा की पत्नी सिया मिश्रा। तो अपने पति की इतनी बड़ी कामयाबी पे ये भी कुछ बोलना चाहती है आप लोगों के सामने। सिया वहां चुपचाप लोगों के चेहरे को देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सिया ने देखा कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं। हर किसी की नजरें सिया की तरफ ही थी। सिया हमेशा डर कर रही है, उसे ये सब कुछ पता ही नहीं था। सिया को उस समय खुद से बहुत शर्म आ रही थी। फिर उसने सुमेध की तरफ देखा, जो सिया को अपनी तरफ देखने का इंतजार कर रहा था। फिर सुमेध ने सिया को शांत रहने का इशारा किया और खुद उसके साथ खड़ा होकर बोला, तुम मेरे बारे में कुछ मत बोलो, आज मैं तुम्हारे बारे में बोलूंगा। जब से मेरी पत्नी मेरी जिंदगी में आई है, तब से मुझे जिंदगी बहुत अलग लगने लगी। किसी का जिंदगी में आना मुझे इतना अच्छा लगेगा ये मुझे पता ही नहीं था। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद सिया। फिर वो सिया के सामने खड़े होकर सिया को मुस्कुराने का इशारा करते हुए उसके पास खड़े होकर उसके कंधे पे अपना हाथ रखकर उसे हौसला दिया। फिर दोनों बैठ गए और सुमेध वे गुस्से में प्रियंका को बैठने को भी नहीं कहा। फिर प्रियंका को भी इस बात का बुरा लगा कि सुमेध ने उसे पूछा तक नहीं कि क्या तुम हमारे साथ डिनर करोगी। फिर प्रियंका वहां से चली गई। सुमेध सिर्फ सिया की तरफ देखे जा रहा था और सिया अपना सर नीचे किए बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर सुमेध देखता देखता वहां से गुस्से में उठकर बाहर की तरफ गया। सिया भी ये देखकर उसके पीछे उठ कर गई। सिया ने सोचा कि सुमेध सिया के ऐसे हरकतों पे उससे नाराज हो गया है। बाहर जाने के बाद सिया ने देखा कि सुमेध पार्किंग में खड़ा है और गुस्से में अपना हाथ दीवार पे पटक दिया। फिर सिया जल्दी से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, देखिए, अब हम ऐसे नहीं रह करेंगे, ऐसे नहीं रोएंगे पागल की तरह, आपकी बेइज्जती नहीं करवाएंगे बाहर में। सुमेध ने कुछ नहीं बोला और सिया को पकड़कर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, मैं उसे ढूंढने आया था, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये करने की, उसने जानबूझकर ये किया। फिर सिया का सिर अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में सुमेध ने कहा, अगर किसी ने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं माफ करूंगा। सिया ने सुमेध को अपनी परवाह को न देखकर वो तो बस उसके गुस्से को ही देखती रही। सुमेध को ऐसे देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए रहे थे। उतने में वहां रोशन और जय आ गए। रोशन, क्या हुआ भैया? सुमेध तब तक शांत हो चुका था और बोला, कुछ नहीं, बस प्रियंका को देखने आया था मैं। उसने जो तमाशा किया अंदर, उसके लिए उससे बात करना था। जय, लेकिन भैया ये तो बस ऐसे ही भाभी को बोलने के लिए बोली होगी, इसमें क्या बात करना। सुमेध ने सिया की तरफ देखा और बोला, सिया तुम अंदर जाओ और रागनी और सोनम के साथ बैठो, हम आते हैं। उसके बाद सिया वहां से दौड़ कर भागी अंदर। फिर सुमेध ने कहा, रागनी के बार बार मना करने के बाद मुझे लगा कि रागनी सच कह रही है, इसीलिए मैंने पता करवाया कि सिया के चाचा चाची को तमाशा करने के लिए किसने बुलवाया था। तो पता चला कि उन लोगों
को प्रियंका ने बुलवाया था। जय, लेकिन भैया वो आपकी मित्र है, तो वो ऐसा क्यों करेगी? और वो तो बहुत खुश भी थी। रोशन, मतलब उसने जानबूझकर भाभी को यहाँ पर बोलने के लिए कहा? सुमेर, हाँ, क्योंकि उसे पता था कि सिया पढ़ी लिखी नहीं है, और उसे पता था कि सिया कभी ऐसे इतने लोगों के बीच में अपनी बातें नहीं रख पाएगी, क्योंकि वो एक छोटे से गांव से आई। रोशन, फिर आपने ये बातें भाभी के सामने क्यों नहीं की? सुमेर, मैं नहीं चाहता कि सिया प्रियंका के बारे में गलत सोचे, या फिर प्रियंका इस तरह से किसी के सामने शर्मिंदा हो, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक प्रियंका ने मेरा साथ दिया है। जय, चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। फिर तीनों अंदर गए, जो तो सबने देखा कि उनकी पत्नियां एक जगह पर बैठकर उनका इंतजार कर रही हैं। फिर तीनों वहां जाकर बैठ गए। सुमेर ने सिया की तरफ देखा तो सिया अपना सर झुकाए बैठी थी। फिर रोशन को भी यकीन हो गया था कि रागिनी ने कुछ नहीं किया था। रागिनी कैसे कैसे बात करे और कैसे माफी मांगे, उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर जय ने धीमी आवाज में कहा, रोशन, भाभी से माफी मांग ले और बात शुरू कर। सुमेध ने भी रोशन को इशारे से रागिनी से बात करने को कहा। रोशन, रागिनी, रागिनी, हाँ रोशन, चलो हम थोड़ा टहल कर आते हैं, थोड़ी ताजी हवा मिलेगी। मेरी अच्छे से सांसें नहीं आ रही, देखो ना। उतने में सोनम जल्दी से उठकर रोशन के पीछे से पीठ थपथपाने लगी और बोली, भाभी जल्दी उठो, पता नहीं क्या हो रहा है रोशन भैया को। कैसे भाई हैं आप लोग? इनको सांस नहीं आ रही है और आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं। जय, रोज सोनम, क्या कर रही हो? चलो आइसक्रीम हमने नहीं खाया था तो वो खाते हैं। अपनी टेबल पर बैठकर सोनम फिर जय की बातों में आ गई और उसके साथ चली गई। रोशन रागिनी की तरफ देख कर बोला, नीचे चले। रागिनी ने अपना सर हाँ में हिलाया और उसके साथ उठकर चली गई। तब टेबल पर सिर्फ सुमेध और सिया बचे थे। तभी वहां से गुजरता एक इंसान अपनी पत्नी से बोला, लगता है दूसरा विवाह हुआ है इनका। फिर उसकी पत्नी बोली, नहीं जी, मुझे लगता है ये लोग पति पत्नी नहीं है, क्योंकि न तो उम्र एक है और न ही रहने का तरीका और है। हाँ, हो सकता है लोग साथ में काम करते होंगे, मीटिंग के लिए भी आजकल लोग यहाँ आते हैं। ये सारी बातें सुनकर सुमेध और सिया दोनों ने अलग अलग बातें अपने अपने दिमाग में बैठा ली। सुमेध ने सोच लिया कि वो उम्र के फासले की वजह से ऐसा बोल कर गए हैं, और सिया ने सोचा कि मैं बे सुमेध जी के तौर तरीके जैसी नहीं हूँ, और सुमेध जी देखने से ही पढ़े लिखे लगते हैं और मैं पढ़ी लिखी कहीं से भी नहीं लगती हूँ, इसीलिए वो लोग ऐसा बोल कर गए। सुमेध और सिया दोनों ने एक ही वक्त पर सोच लिया कि वो एक दूसरे के लायक और काबिल नहीं है। दोस्तों, कहानी अभी जारी है, नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।